हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन अप स्टडी। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सर, आज का जो टॉपिक है वो है द यूनिवर्स। आज हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? तो अंतरिक्ष। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि अंतरिक्ष है यूनिवर्स का मतलब, हिंदी। ठीक है। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ यूनिवर्स। ठीक है। सर, यूनिवर्स के अध्ययन को, यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ, यूनिवर्स कैसे इवॉल्व कर रहा है, इसके स्टडी को, इसके अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। व्हाट इज कॉस्मोलॉजी? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है। आवर यूनिवर्स इज अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन साल पुराना है। ठीक है। और साइंटिस्ट्स ये कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो पूरा का पूरा बना हुआ है मैटर से। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। हर वो चीज़ जिसके पास अपना मास है और वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, उन चीज़ों को हम लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है। मैटर जो होता है ये लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स आर मैटर। एक डस्ट पार्टिकल जो कि नॉन लिविंग है बट स्टिल इट इज ऑल्सो अ मैटर। ठीक है। नेक्स्ट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट, जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स में वो है हाइड्रोजन। दैट मीन्स व्हाट? पूरे यूनिवर्स में सबसे मोस्ट कॉमन एलिमेंट कौन सा है? अगर आपसे कोई पूछे तो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना परसेंट है सर? 70% है हाइड्रोजन। ठीक है। और ये पहला नंबर पे आ गया। और दूसरा नंबर पे कौन सा है सर? हीलियम। दैट मीन्स व्हाट? पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। और दूसरे पोजीशन पे कौन सा है? हीलियम। सर, हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 70%। और हीलियम जो है वो है 28%। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि ये जो यूनिवर्स है इसका जन्म कैसे हुआ, ये इसका उत्पादन कैसे हुआ। तो यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए एक थ्योरी दिया जाता है जो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट सर, ये बिग बैंग थ्योरी में क्या है? सिंपल सा चीज है सर। एक चचा थे जिनका नाम था जॉर्ज लीमेत्रे। ठीक है, जॉर्ज लीमेत्रे। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया था 1927 में। इन्होंने ये कहा था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो इवॉल्व हुआ था एक एक्सपेंशन के साथ। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और वहीं से हमारे पूरे यूनिवर्स का जन्म हुआ था। ठीक है। इसके डेफिनेशन वगैरह आपको नहीं जानने, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बिग बैंग थ्योरी किसने प्रपोज किया था? तो जॉर्ज लिमाइत्री ने प्रपोज किया था। कब प्रपोज किया था? 1927 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट, अब गैलेक्सीज क्या होता है? गैलेक्सी को हिंदी में हम लोग आकाशगंगा बोलते हैं। गैलेक्सी का मतलब एक बहुत ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टार्स जो रहते हैं और क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट रहते हैं सर, उसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी। ठीक है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ठीक है। तो ये होता है हमारा गैलेक्सी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं वी लिव इन मिल्की वे। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ठीक है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ठीक है। नेक्स्ट, आपसे पूछा जाता है हबल लॉ। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हबल्स लॉ क्या है, बस आपसे इतना पूछा जाएगा कि हबल्स लॉ किस चीज़ से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा सर, हबल्स लॉ जो है वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। हबल्स लॉ इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। हमारे पूरे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। और उन गैलेक्सीज में से एक छोटा सा गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, और उसी मिल्की वे में हम लोग सब रहते हैं। ठीक है। और हमारा सोलर सिस्टम भी उसी मिल्की वे में है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, सर मिल्की वे का शेप कैसा है? व्हाट इज द शेप ऑफ द मिल्की वे? तो याद रखिएगा, स्पाइरल शेप है। क्या शेप है मेरे भाई? स्पाइरल। ठीक है। हमारा जो मिल्की वे है वो 13.6 बिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक है। और इसमें लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं। 100 बिलियन स्टार्स। ठीक है। नेक्स्ट,
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे से सबसे करीबी दूसरा गैलेक्सी कौन सा है? तो याद रखिएगा, द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू द मिल्की वे इज एंड्रोमेडा। क्या नाम है मेरे भाई? एंड्रोमेडा। ठीक है, इट इज क्लोजेस्ट टू आवर गैलेक्सी, ये हमारे गैलेक्सी से सबसे क्लोज है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं, क्या आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज? तो सुनना मेरे भाई, हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बाहर उसके बाहर जो भी चीजें मिलती हैं सर, वो सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मून, सन, स्टार्स एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, all these things are known as celestial bodies. ठीक है, so what are celestial bodies? Celestial bodies is a natural object outside the earth's atmosphere. ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर के बाहर जो भी पाया जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, चाहे वो मून हो, सन हो, स्टार हो, प्लैनेट्स हो, दोज थिंग्स आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज। और ध्यान से सुनिएगा, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। ठीक है, कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो होता है वो बहुत बिग होता है और हॉट होता है, एंड दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ गैसेस। ठीक है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं उनके पास अपना हीट और अपना लाइट होता है। ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। सम सेलेस्टियल बॉडीज हैव देयर ओन हीट एंड लाइट that they emits in a very large quantity, in a very large amount. These celestial bodies are known as stars. कुछ सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास अपना खुद का प्रकाश है और ऊष्मा है, हीट है और लाइट है, और ये इन हीट और लाइट को बहुत लार्ज अमाउंट में इमिट करते हैं, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग बोलते हैं स्टार। और हमारा सबसे प्यारा स्टार कौन सा है सर? सन। ठीक है, नेक्स्ट सर, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्टार है वो किन किन एलिमेंट से बना हुआ होता है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ होता है। स्टार में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हीलियम और हाइड्रोजन। फर्स्ट इज हाइड्रोजन, ये 70% की मात्रा में होता है, और हीलियम जो होता है ये 28% की मात्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज पूछा जाएगा आपको कि सन में या फिर किसी भी स्टार में, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है सर कि सन में या फिर स्टार में जो हीट का प्रोडक्शन होता है, जो ऊष्मा आता है, उसके लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए थर्मोमोलिकुलर फ्यूजन रिस्पॉन्सिबल है। थर्मोमोलिकुलर फ्यूजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन? तो देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, फ्यूजन रिएक्शन एंड फिजन रिएक्शन। ठीक है, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है फ्यूजन रिएक्शन और एक होता है फिजन रिएक्शन। चलो देखते हैं क्या है ये फिजन रिएक्शन। क्या होता है कि एक कोई चीज है, इसको बीच से आप तोड़ें, एक कोई चीज है, इसको आपने बीच से तोड़ा और दो ऑब्जेक्ट्स बना दिया, और इस तोड़ने के प्रक्रिया में बहुत ज्यादा हीट और लाइट का इमिशन हुआ सर, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं फिजन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? फिजन प्रोसेस। और फ्यूजन प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि दो चीजें एक दूसरे के साथ मिलती हैं और एक तीसरा बड़ा चीज बनाता है, और इस प्रोसेस में लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिलीज्ड और एंड लाइट इज इमिटेड। सर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूज करना का मतलब एक दूसरे से मिल जाना। तो सर, स्टार्स में हीट या फिर लाइट का कैसे आता है? तो वहां पे होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एक दूसरे से मिल जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं हीलियम का। और ये जो प्रोसेस है ये थर्मोमोलिकुलर फ्यूजन का प्रोसेस है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिल जा रहा है, दे फ्यूज विथ ईच अदर, okay, and forms the helium gas, helium element. Okay, so this is the thermonuclear, sorry, molecular बोल रहा था क्या मैं? This is thermonuclear fusion. This is thermonuclear fusion. दो टाइप के न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन एंड फिजन रिएक्शन। ठीक है सर, और स्टार्स में कौन टाइप का रिएक्शन होता है सर? वो होता है फ्यूजन रिएक्शन। क्या होता है? फ्यूजन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज नेबुला? नेबुला, तो ध्यान दीजिएगा, द क्लाउड्स ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर आयोनाइज्ड गैस ऑक्यूपाइंग द स्पेस बिटवीन स्टार्स इज कॉल्ड नेबुला।
नेबुला क्या होता है कि स्टार्स के बीच में जो जगह है, इस जगह को फिल करने के लिए डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ आयोनाइज्ड गैस इन जगह को फिल करने के लिए ऑक्यूपाई करते हैं। वैसे ऑक्यूपाइंग चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? नेबुला बोलते हैं। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है हमारे हमारे एग्जाम को लेके? इससे भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पृथ्वी से सबसे क्लोजेस्ट नेबुला कौन सा है? तो हेलिक्स नेबुला है। क्या है? हेलिक्स नेबुला। और इट इज अप्रोक्सीमेटली 700 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये हमारे पृथ्वी से 700 लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम लोग कॉन्स्टिलेशन के बारे में। कॉन्स्टिलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिलेशन? तो सुनना ध्यान से। कभी आप लोग छत गए होंगे रात के वक्त, ठीक है, तो आप लोग देखते हैं जो स्टार्स हैं वो शाइन करते हैं और एक अलग अलग ग्रुप्स में भी पाए जाते हैं। तो कुछ कुछ महान लोग थे, उन लोगों को नींद आता नहीं था, उन लोग रात को छत जाते थे और देखते रहते थे तारा को। तो क्या हुआ ना, वो लोग डेली जब ऑब्जर्व करते थे तारा को, तो एक चीज ऑब्जर्व किया उन्होंने कि कुछ तारा जो है ना, एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाता है। वो हमेशा उसी पैटर्न में मिलता है, उसी ग्रुप में मिलता है और एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल पैटर्न बनाता है। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोगों ने एक नया डेफिनेशन दिया कि अ ग्रुप ऑफ स्टार, a different group of star which form various meaningful patterns is known as constellation. For example, ये स्टार देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है। सर इसका क्या नाम दे दिया हमने? एरीज। ये किस टाइप का कॉन्स्टलेशन है? एरीज। सर ये जो स्टार है, ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म्स अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। सर ये क्या बना रहा है? एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बना रहा है, ऐसा पैटर्न जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या बोल दिए? कॉन्स्टलेशन। ये किस टाइप का कॉन्स्टलेशन हो गया? जेमिनी कॉन्स्टलेशन। सर ये क्या हो गया? कैंसर कॉन्स्टलेशन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद होना चाहिए कि हमारे पूरे विश्व में, पूरे अर्थ में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेमिंग ऑफ द कॉन्स्टलेशन। अच्छा, ये नाम किसने दे दिया? सर आपने चचा ने दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। किसने दिया? IAU ने दिया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दिया। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेमिंग ऑफ द कॉन्स्टलेशन? सो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है सर, ये जो IAU है इसका फाउंडेशन हुआ था 1919 में, 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये फ्रांस में है। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है, आज तक IAU ने कहा है कि 88 टोटल कितने कॉन्स्टलेशन आज तक उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है? 88 कॉन्स्टलेशन आज तक उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई इज हाइड्रा। अपने में एक इंपॉर्टेंट तथ्य कि हमारे स्काई में, हमारे आकाश में सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन क्या है सर? उसका नाम है हाइड्रा। और सबसे छोटा कॉन्स्टलेशन जो है उसका नाम है क्रक्स। क्या नाम है मेरे भाई? क्रक्स। ठीक है, याद होना चाहिए सर आपको। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे एक दो इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने के लिए कॉन्स्टलेशन है जो हमें पढ़ना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है ओरियन और एक है ग्रेट बियर। ये दो इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला चीज आप देख रहे होंगे, ये दिस इज द पैटर्न ऑफ ओरियन। ओरियन जो कॉन्स्टलेशन जो है, इसमें जो स्टार्स होते हैं कुछ इस पैटर्न में अरेंज होते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा कि लग रहा होगा कि एक हंटर है जो अपने हाथ में कुछ गदा वगैरह पकड़ा हुआ है और हंटिंग करने का कोशिश कर रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये एक हंटर के पैटर्न के रूप से देखा जाता है। तो सर दिस कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो नोन एज हंटर कॉन्स्टलेशन या फिर मृगा कॉन्स्टलेशन। तो ओरियन कॉन्स्टलेशन का दूसरा नाम क्या है? हंटर कॉन्स्टलेशन एंड मृगा कॉन्स्टलेशन। ठीक है सर, ये जो ओरियन है ये हमें इवनिंग के वक्त बहुत इजीली देखने को मिलता है। ठीक है, ओरियन कॉन्स्टलेशन इज लोकेटेड ऑन द सेलेस्टियल इक्वेटर। ठीक है, ये सेलेस्टियल इक्वेटर में लोकेटेड होता है और इट इज द ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द विंटर कॉन्स्टलेशन। हमारे शीतकाल में, विंटर सीजन में
ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ब्राइटेस्ट कॉन्स्टलेशन होता है जो हमारे स्काई में पाया जाता है, ठीक है। सम ऑफ इट स्टार्स इंक्लूडिंग बेटलग्यूज एंड रिगल आर द ब्राइटेस्ट स्टार। इस पूरे कॉन्स्टलेशन में कुछ स्टार्स है जो कि बहुत ब्राइटेस्ट होते हैं, वो उन स्टार्स का क्या नाम है, बेटलग्यूज एंड रिगल, ठीक है, बेटलग्यूज एंड रिगल। द साइरस ए और साइरस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार है, याद रखिएगा। साइरस ए और साइरस is brightest star in the sky at night. It is close to Orion constellation. ध्यान से देखिएगा, हमारे पूरे स्काई में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार अगर कोई पूछा जाए तो वो है साइरस ए या फिर सिर्फ साइरस। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि साइरस ए या फिर साइरस स्टार जो है इसको किस कॉन्स्टलेशन के मदद से हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, तो वो है ओरियन कॉन्स्टलेशन। ओरियन कॉन्स्टलेशन की मदद से हम इसको इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो सर अगर ऑप्शन में ओरियन का कॉन्स्टलेशन ना हो तो सर हंटर कॉन्स्टलेशन दिया होगा, सर हंटर कॉन्स्टलेशन नहीं दिया होगा तो मिर्गा कॉन्स्टलेशन दिया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि साइरस ए या फिर साइरस स्टार को लोकेट करने के लिए हमें किस कॉन्स्टलेशन की जरूरत है, तो वो है ओरियन कॉन्स्टलेशन। और साइरस जो स्टार है इसको हम लोग डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, डॉग स्टार, ठीक है। और ऑफिशियली इसका नाम है अल्फा कैनिस मेजोरिस, ठीक है, अल्फा कैनिस मेजोरिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ग्रेट बियर। आप देख रहे होंगे सर ग्रेट बियर दिखता कैसा है, तो एक ग्रुप ऑफ स्टार है जो कि इस पैटर्न को रिजेंबल कर रहा है, और इन पैटर्न को अगर हम लोग अच्छा से मिलाएं, अच्छा से विजुअलाइज करने का कोशिश करें तो ये एक बियर जैसा दिख रहा है, और ग्रेट बियर जैसा, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा सर, ग्रेट बियर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर इसमें, ग्रेट बियर जो है ये नॉर्दर्न स्काई में ही देखने को मिलता है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और ग्रेट बियर का एक दूसरा नाम है उर्सा मेजर। क्या नाम है, उर्सा मेजर। इट इज विजिबल थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पॉइंट एट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एंड इट इज जनरली नोन एज सप्तऋषि। सर जनरल ग्रेट बियर को हम लोग सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सप्तऋषि के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसमें जो तारे हैं, ठीक है, इन तारों का नाम, दीज स्टार्स आर नेम्ड आफ्टर 7 सेजेस। ये जो स्टार्स हैं इनको 7 जो मुनि हैं हमारे देश के, हमारे भारत के जो मुनि थे, सेजेस थे एंशिएंट टाइम के, उनके नाम पे रखा गया, और इसीलिए इसको हम लोग सप्तऋषि भी बोलते हैं। सर दीज सेजेस आर क्रतु, पुल्ला, पुलस्त्य, अत्रि, एंग्रेस, वशिष्ठ, मरीच, ठीक है। तो ये 7 सेजेस है, इनके नाम पे ग्रेट बियर का नाम या फिर सप्तऋषि का स्टार्स का नाम को रखा गया था, ठीक है। इट कैन बी सीन बाय अनएडेड आई एट द बेस्ट टाइम, एंड द बेस्ट टाइम टू सी इट इन द स्प्रिंग सीजन। सुनना ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। सर ग्रेट बियर जो है इसको हम अनएडेड आई से भी देख सकते हैं, मतलब नंगी आंखों से देख सकते हैं। वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू सी दिस कॉन्स्टलेशन। हम इसे अपने आंखों से डायरेक्ट देख सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ ये कॉन्स्टलेशन हो रहा है, ठीक है। और सर ये जो ग्रेट बियर है ये मैक्सिमम टाइम या फिर कह सकते हैं ज्यादातर बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, कब, स्प्रिंग सीजन में। सर स्प्रिंग कौन सा सीजन है, तो आपने सुना होगा वसंत, वसंत ऋतु, ठीक है, वसंत, स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में आप इसको आराम से देख सकते हैं। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन घुमा के क्या पूछ देता है कि समर के पहले सीजन में, मतलब समर में नहीं पूछ रहा है, समर से पहले वाला सीजन में कौन सा कॉन्स्टलेशन हम लोग इजीली देख सकते हैं। तो थोड़ा भी दिमाग होगा तो सोचेंगे कि सर समर सीजन के पहले कौन सा सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन आता है। तो स्प्रिंग सीजन के बारे में ये भाई साहब मेरे से पूछ रहे हैं, और स्प्रिंग सीजन में कौन सा कॉन्स्टलेशन इजीली देख सकते हैं सर, आप ग्रेट बियर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, ग्रेट बियर। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है आपको, इट इज द कॉन्स्टलेशन दैट इज विजिबल ड्यूरिंग द अर्ली नाइट्स ऑफ द समर सीजन, अर्ली नाइट्स ऑफ द समर सीजन, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और कंप्लीट करेंगे सोलर सिस्टम। ओके सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।